नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पाचन तंत्र सहित नर्वस सिस्टम सभी को जाना है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं श्वसन तंत्र क्या होता है। देखिए, हम लोग सांस जो लेते हैं वायुमंडल में उपस्थित वायु को लेते हैं, जिसमें उपस्थित नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, इस हिसाब से लेते हैं। तो देखिए, हम लोग को महसूस होता है कि नाक से सांस लेते हैं तो नाक उस हिसाब से श्वसन अंग होना चाहिए, लेकिन नहीं, मुंह से लेते हैं। ठीक है, तो मुंह श्वसन अंग होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये दोनों क्या है, केवल श्वसन मार्ग हैं। ठीक है, श्वसन के रास्ते हैं, जबकि श्वसन अंग अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नाक से श्वास लेते हैं तो ये हो गई नाक गुहा या नाक नसा छिद्र। ठीक है, फिर यहाँ हो गया हम लोग का नसा कपाट या नसा कपाट हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ नसा कपाट हो गया। यहाँ क्या है, नाक को दो पार्ट में दो पार्ट जो नाक गुहा है उसको ढकने का कार्य करती है नाक कपाट या नसा कपाट जो होती है। ठीक है, तो हम लोग की जो नसा गुहा होती है उसमें छोटे छोटे रोमे होते हैं, बाल होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। वो क्या करते हैं, जो धूल कण या अवशिष्ट पदार्थ हमारे श्वसन द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाने का प्रयास करता है, उसको रोकने का कार्य करता है। उससे जो बच जाता है, नाक कपाट अंदर नहीं जाने देता है, नाक कपाट रोक लेता है। और यहाँ ये जो नाक कपाट है, ठीक है, अन्य धूलकण को अंदर नहीं जाने देता है, रोक लेता है। हमारे नसा गुहा में एक म्यूकस नामक पदार्थ निकलता है जो हमें चिपचिपा महसूस होता है, जो जब सूख जाता है तो नकटी का रूप पकड़ लेता है। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया नसा गुहा, ये हो गया नाक का नसा कपाट। अब इसके बाद से इसको फेरिक्स बोलेंगे। ये अंदर जो है फेरिक्स, इसके अंदर फेरिक्स है। उसके बाद से लेरिक्स आएगा, लेरिंग्स के बाद से ये वाली जो पोर्शन है लेरिक्स है, उसके नीचे क्या है, ट्रेकिया है। तो देखिए, फेरिक्स और लेरिंग्स, ट्रेकिया। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो पहले नसा गुहा से होते हुए नसा कपाट, ठीक है, और उससे होते हुए फेरिक्स के पास जाता है। फेरिक्स के बाद से जो है कि लेरिक्स में जाता है, लेरिक्स से ट्रेकिया। ट्रेकिया एक श्वास नली होती है। देखिए, ये ट्रेकिया है, श्वास नली है। अब जब ट्रेकिया दो पार्ट में बढ़ जाएगा तो उसको ब्रोंकाई कहेंगे। ठीक है, और जब ब्रोंकाई, देखिए ये दोनों ब्रोंकाई हो गया। अब ये दोनों कई पार्ट में बढ़ गए तो ये क्या हो गया, ब्रोंक्यूल हो गए, ब्रोंक्यूल हो गए। अब देखिए, ये सब ब्रोंक्यूल हो गए, ये सब क्या हो गए, ब्रोंक्यूल हो गए। अब देखिए, इन ब्रोंक्यूल में भी कई पार्ट हैं जो गुच्छे के समान है, जैसे कि लग रहा है कि अंगूर लटका है इसमें से। तो ये जो है, ये जो पार्ट है, इनको क्या कहते हैं, एल्वुलाई। ठीक है, देखिए, अब इनके जो कार्य हैं उसको, ये कैसे कार्य करते हैं इनको समझते हैं। देखिए, मेन करके श्वसन तंत्र में श्वसन के बारे में जानते हैं। तो श्वसन क्या है, हमारे नसा गुहा द्वारा या नाक द्वारा या मुख द्वारा श्वसन क्रिया में हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं, और ऑक्सीजन हमारा फेरिक्स, लेरिक्स, ट्रेकियस, ब्रोंकाई से होते हुए एल्वुलाई क्षेत्र में जाता है। और वहां से हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके और शरीर के अन्य पार्ट तक, अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, और वही हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फिर एल्वुलाई को देता है, और एल्वुलाई फिर से ब्रोंक्यूल को देता है, ब्रोंक्यूल फिर ब्रोंकाई को देता है, ब्रोंकाई फिर ट्रेकिया से होते हुए फिर हमारी नसा गुहा से बाहर आता है। ठीक है, तो जो हम लोग
ऑक्सीजन लेते हैं 21%, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो हम लोग श्वसन में लेते हैं वो कितना होता है 0.03% होता है। लेकिन जब हम लोग श्वास बाहर निकालते हैं तो उस समय क्या होता है कि 78% नाइट्रोजन तो बाहर आता है, लेकिन 21% ऑक्सीजन की जगह पे 17% ऑक्सीजन बाहर आता है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड 4% हो गई, इसकी मात्रा बढ़ने का कारण ये है कि हमारे जो शारीरिक क्रिया होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बनती है वो एल्वुलाई के माध्यम से होते हुए ट्रेकिया के माध्यम से हमारे नाक से बाहर आते हैं। तो हम नाक से 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए, अब देखिए, जब ऑक्सीजन किसी क्रिया में भाग लेगा, श्वसन क्रिया हो ऑक्सीजन भाग न ले, ऐसा हो सकता है। तो जब ऑक्सीजन भाग लेगा तो ऑक्सीकरण होगा। अब देखिए, अपचाई मतलब कैटाबोलिक, इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे, केवल इसको आपको बता दे रहे हैं लेकिन इसको विस्तार से बताएंगे। कैटाबोलिक में क्या होता है, जैसे किसी भी चीज को तोड़ फोड़ के क्रिया करना है, जैसे भोजन है उसको तोड़ फोड़ के पचाना, ये क्या कैटाबोलिक का कार्य है। ठीक है। एनाबोलिक इसका उल्टा होता है, जोड़ने का कार्य करता है। श्वसन अंग, अब देखिए श्वसन अंग, अब हम अब तक नाक और मुख को जानते थे श्वसन अंग, लेकिन वो क्या है, श्वसन मार्ग है। श्वसन अंग में क्या क्या आता है, स्तनधारी में फेफड़ा होता है, जैसे हम लोग का ये दोनों फेफड़ा हो गया, ये और ये, ठीक है, ये श्वसन अंग का मुख्य श्वसन अंग आता है। वैसे जो कीट होते हैं, कीट में ट्रेकिया, ये जो ट्रेकिया है श्वास नली, ये कीटों में श्वसन अंग होते हैं। ठीक है। जलीय जीव में गिल्स या क्लोम या गलफड़े, जैसे मछलियां होती हैं, मछलिया के साइड में उसके गलफड़े बने होते हैं, तो उससे वो श्वास लेते हैं। वैसे ही मेढक उभयचर प्राणी है और इसके 3 अवस्थाएं होते हैं, 3 हिसाब से 3 जगहों पे रहते हैं अपने शारीरिक उसके बनावट के हिसाब से, और इनकी 3 अवस्थाएं होती है और 3 प्रकार से श्वसन क्रिया भी करते हैं। जैसे जब आप लोग मेढक के बच्चे को देखे होंगे, छोटा छोटा रहता है तो जैसे लगता है मछली का बच्चा, एकदम मछली के आकार का होता है, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो वो मेढक का आकार ले लेता है। तो जब वो मछली के आकार का रहता है, छोटा छोटा एकदम रहता है, तो वो क्या होता है, तब तो उसका नाम टेडपोल होता है। जब वो टेडपोल होता है तो पानी में ही रहता है, जब पानी में वो रहेगा तो गिल्स मतलब गलफड़े से या क्लोम से वो श्वसन क्रिया करेगा। जबकि उसका कुछ उम्र हो जाएगा, अपने जवानी में आ जाएगा, तो वो भूमि पे भी आ सकता है। तो जब भूमि पे आएगा तो फेफड़े से श्वसन क्रिया करेगा। उसी तरह बुढ़ापा मतलब कहने का मतलब कि वो जब परिपक्व हो जाता है पूरी तरह से, तो उस समय वो क्या करता है, मिट्टी में, बिल में घुस के रहने लगता है, पानी छोड़ देता है, जमीन छोड़ देता है और बिल में घुस के रहने लगता है। तो जब वो मिट्टी में रहने लगता है उस समय वो क्या करता है, अपने त्वचा से श्वसन क्रिया करता है। आप लोग देखे होंगे उसके त्वचा पर छिद्र बने होते हैं, रंध्र बने होते हैं, उन रंध्रों से वो डायरेक्ट श्वसन क्रिया करता है। ठीक है। ये मेढक के बारे में हो गया। अब देखिए श्वसन मार्ग हम आपको बताए हैं अभी कि नसा छिद्र, ये वाली जो हो गई नसा छिद्र हो गई। फिर क्या हो गया, नसा कपाट, ये वाली पोर्शन नसा कपाट हो गया। उसके बाद ग्रसनी, फेरिक्स, देखिए ये वाली जो है फेरिक्स, यहाँ ग्रसनी है। ग्रसनी ऐसा पार्ट है कि इसके साइड से ही ग्रास नली मतलब कि जो फूड पाइप होता है वो अंदर गया है शरीर के अंदर पाचन क्रिया करने के लिए। वैसे ही ग्रसनी से इस साइड श्वसन नली जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया बाहर आया है श्वसन क्रिया करने के लिए। ठीक है। उसके बाद से ग्रसनी के बाद से लेरिक्स। अब देखिए हम लोग उधर ग्रास नली को हटा दिए, अब हम लोग पढ़ेंगे श्वास नली वाली। तो श्वास नली में क्या आता है, लेरिक्स आता है पहला, लेरिक्स। ठीक है। तो लेरिक्स क्या होता है, लेरिक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं या साउंड बॉक्स कहते हैं। जैसे यही है लेरिक्स, इसको दबा दिया जाएगा
तो क्या हम लोग की आवाज आएगी? आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी को साउंड बॉक्स या कहते हैं या वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये लिरिक्स होता है, लोग कहते हैं टिटुआ दबा देंगे, तो यही है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद से है श्वास नली या ट्रेकिया। ये जो है ट्रेकिया है। ठीक है, अब इसी में से श्वास अंदर जाता है फेफड़े तक। ठीक है, फिर ब्रोंकाई, ये वाली पोर्शन आपको बताया। ब्रोंकाई ट्रेकिया को दो पार्ट में बांट देता है, एक राइट लंग्स में, एक लेफ्ट लंग्स में। ठीक है, ट्रेकिया दो पार्ट में बढ़ता है, तो ब्रोंकाई बांटने का कार्य करता है, एक राइट लंग्स में, एक लेफ्ट लंग्स में। ठीक है, अगला है ब्रोंक्यूल्स। अब देखिए, ये जो ब्रोंकाई होते हैं अलग अलग ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाते हैं, ये सब ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाते हैं अलग अलग। ठीक है, अब देखिए, अब ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, एल्विलाई में बढ़ जाते हैं। अब ये ब्रोंक्यूल्स जो है एल्विलाई में देखिए कैसे बढ़ रहे हैं ये। ठीक है, तो जो एल्विलाई होता है वो मतलब कि क्या करता है, वही मेन वायु का कार्य करता है। उसी में जाके जो एयर होता है वो स्टोर होता है, और वहां से जो ब्लड होता है उसमें से हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, वहां से एयर को लेता है, और एयर को लेके मतलब ऑक्सीजन को लेके और शरीर के जितनी भी सेल होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उनके पास पहुंचाने का कार्य करता है। वो कोशिकाएं क्या करती हैं, माइटोकांड्रिया के पास पहुंचाने का कार्य करती हैं। माइटोकांड्रिया फिर क्या करता है कि भोजन निर्माण में उस ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। ठीक है, ये गुच्छे के समान है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग ये डायफ्राम क्या है, डायफ्राम को जानेंगे, और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि लेरिक्स क्या है, फेरिक्स क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे हम लोग। आइए देखते हैं श्वसन क्यों जरूरी है। देखिए, श्वसन कर रहा है, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन जो है भोजन को पचाने का कार्य करता है, भोजन का ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीकरण करके भोजन को पचाएगा। जब भोजन पचेगा तभी तो एनर्जी मिलेगा, जब एनर्जी मिलेगा तो आदमी जीवित रहेगा। इसलिए श्वसन का होना जरूरी है। श्वसन होगा तो श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन भोजन को मिलेगा, और भोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके उसका पाचन करेगा, और पाचन करके ग्लूकोज सहित अन्य जो नेसेसरी चीज है, जरूरत की चीजें हैं, वो शरीर को देगा। शरीर अपना विकास करेगा और शरीर बढ़ेगा, आगे रहेगा और जीवित रहेगा। नहीं तो श्वसन ही नहीं होगा तो आदमी की मृत्यु तय हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका ग्लूकोज मान लीजिए C6H12O6 है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये टूटता है 6 CO2 में, 6 H2O में, ATP मिलता है। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी के रूप में इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा सिक्का बोलते हैं। अगला है श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है। ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाने का कार्य श्वसन क्रिया द्वारा किया जाता है, और जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड द्वारा श्वसन क्रिया से शरीर के बाहर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। कर श्वसन क्रिया में O2 का ब्लड में मिलना तथा CO2 का शरीर से बाहर निकलना शामिल है। ब्लड के द्वारा ही O2 शरीर की प्रत्येक सेल तक पहुंचती है। अभी हम आपको बताए हैं कि एल्वुलाई जो है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचती है, वहां से क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नोज या नसल पैसेज। अब देखिए, अभी हम आपको बताए हैं नोज या नसल पैसेज इसको। तो इसमें क्या होता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और छोटे छोटे रंध्र होता है। इसके बारे में हम आपको बताए हैं कि ये धूल कण और अन्य गंदगी को जाने से रोकता है। अगला है फेरिंग्स, ग्रसनी। देखिए, ग्रसनी हम आपको बताए थे, फेरिंग्स ये जो अंदर वाली पार्ट है, अंदर ये फेरिंग्स है। ये क्या करता है,
श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों यहीं से अलग होती हैं, या ये जो है दोनों का भाग है, दोनों का पार्ट है ये, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का ही, और दोनों यहीं से अलग भी होते हैं। लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, यह क्या करता है, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी ये वाला, तथा ट्रेकिया ये वाला, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लेरिंग्स कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, यह फेरिंग्स ग्रसनी तथा ट्रेकिया श्वास नली को जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, साउंड प्रोड्यूस करना। साउंड प्रोड्यूस करने का मतलब यह है कि एक पर्दे के समान होता है जो लेरिंग्स होता है, और इस पे जब वायु हम सांस लेते हैं तो वायु अपने रफ्तार से जाती है और इस पे टकराती है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी बदलती है जिस हिसाब से, उस हिसाब से वाइब्रेशन होता है, और पर्दे में जब वाइब्रेशन होता है तो अलग अलग प्रकार की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो लेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है या साउंड बॉक्स है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आपको जो बताया है उसके अब आगे देखिए, कह रहा है लेरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक पतली पत्ती होती है, ये देखिए, ठीक है, वो वाल्व के समान होता है, वाल्व ही होता है, ये वाल्व के समान होता है ये वाला, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये वाला पत्ती के समान होता है, एपिग्लोटिस। अब देखिए जो हम लोग खाते हैं तो फेरिक्स क्या करता है, फेरिक्स में ये एपिग्लोटिस जो है लगा रहता है, फेरिक्स से और ट्रेकिया को जोड़ने का कार्य करता है। तो जो हम लोग भोजन करते हैं तो वो ग्रास नली या जो फूड पाइप होता है उसमें भोजन भेजने का कार्य करता है। तो इसमें एपिग्लोटिस होता है, वो क्या करता है कि श्वास नली के तरफ एक वाल्व लगा देता है और भोजन पाइप के थ्रू चला जाता है अमाशय अग्नाशय में। ठीक है, वही एपिग्लोटिस नहीं होता तो भोजन ट्रेकिया में भी प्रवेश कर सकता था। जब कभी आदमी कुछ सोचता रहता है या देखता रहता है और भोजन करते रहता है, भोजन पे ध्यान नहीं रहता है, आदमी इधर उधर सोचता रहता है, तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज्यादा मात्रा में आदमी को हिचकी आने लगती है, या बहुत ज्यादा मात्रा में आदमी देखते होंगे कि अंदर से भोजन बाहर फेंकने लगता है, नाक से पानी आने लगता है, आंख से पानी आने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि एपिग्लोटिस को ब्रेन जो है ये निर्देश नहीं दे पाता है कि ये भोज्य पदार्थ किधर जाएगा, इसको सेपरेट करना है या वायु के जो कण है उसको सेपरेट करना है, इसका निर्देश जब नहीं दे पाता है तो जब कभी कोई भी जल का कण या भोजन का कण हमारे जो ग्रसनी है उससे ट्रेकिया में चला जाता है तो क्या होता है, उसमें केवल एयर होता है। वो एयर हमारे जो भोजन के कण होते हैं उनको बाहर भेजने का प्रयास करता है, बाहर धक्का देता है। तो बाहर धक्का देता है तो मान लीजिए इधर आया, तो जब तक यहाँ अटका रहेगा तब तक हमारे अंदर लगेगा कि कैसे बाहर आ जाए, तो अंदर से वो ढकेलने का काम करता है और तभी हमको ये आभास होता है कि हिचकी आ रही है। ठीक है, अंदर से जब वो प्रेशर लगा के बाहर भेजेगा। तो कह रहा है कि लेरिंग्स के प्रवेश द्वार एक पतली पत्ती के समान वाल्व होता है, इसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब भी कुछ निकलना होता है तो यह ट्रेकिया द्वार को बंद कर देता है। जो ट्रेकिया वाला द्वार होता है इसको ये बंद कर देता है जब कुछ खाना होता है, भोजन करना होता है। तो और क्या करता है, जो ग्रास नली होता है, जो भोजन वाली पाइप होती है, उसको खोल देता है। ठीक है, कह रहा है कि जिससे भोजन ट्रेकिया में प्रवेश नहीं करे। अब ये एपिग्लोटिस ही है जो भोजन को ट्रेकिया में प्रवेश करने से रोकता है तथा वायु को वायु नली में जाने से, खाद्य नली में जाने से रोकता है एक साथ।
कह रहा है ट्रेकिया की कुल लंबाई, ये जो ट्रेकिया है इसकी कुल लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर है तथा इस पर 16 से 20, ये देखिए ये जो बना है सी आकार का, 16 से 20 कार्टिलेज की रिंग बनी होती है सी आकार की। अगला पॉइंट है ये रिंग, ये जो रिंग होती है सी आकार की, यही क्या करती हैं, जो ट्रेकिया है उसको चिपकने से या सिकुड़ने से रोकती हैं, बांधे रखती हैं। एल्वुलाई को हम आपको बता ही दिए हैं कि गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों का आदान प्रदान करने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन देता है हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके और शरीर के बाहर हमारे नसा गुहा द्वारा छोड़ देता है। अगला पॉइंट है अब रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, प्रोसेस है, उसको 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम, बाह्य श्वसन है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, गैसों का जो परिवहन होता है उसके बारे में है। तीसरा है इंटरनल रेस्पिरेटरी या आंतरिक श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिए ये जो डायफ्राम है इसके बारे में अभी डिटेल बताते हैं। डायफ्राम के बारे में जान लीजिए। डायफ्राम जो है, हम लोग सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम है हमारे फेफड़ा के नीचे है। जब सांस लेते हैं तो लोड पड़ता है तो ऐसे ये सीधा हो जाता है। क्या होता है? सीधा हो जाता है। और जब हमें सांस छोड़ना होता है तो ये डायफ्राम अपने आप कर्व हो जाता है, इस आकार में हो जाता है। जब इस आकार में हो जाएगा तो ये, जब ये इस आकार में हो जाएगा तो ये ऊपर उठेगा। जब ये ऊपर उठेगा तो जितनी जो वायु भरी होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन क्रिया कहते हैं। एक बार अंदर आना और एक बार वायु का बाहर जाना, ये पूरी श्वसन क्रिया की एक सर्कल को पूरा करता है, एक साइकिल पूरा करता है। अब हम लोग जानेंगे एक्सटर्नल श्वसन तंत्र क्या है, एक्सटर्नल श्वसन प्रक्रिया क्या है। इसका एक बार आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए या इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखिए अब इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। जैसे बोलेगा टाइडल वैल्यूम, तो एक बार में जितनी भी सांस हम अंदर लेते हैं उसको टाइडल वैल्यूम कहते हैं। तो हमारे द्वारा एक बार में साधारणतः 500 ml सांस के रूप में वायु को लिया जाता है। वैसे कहेगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब जो फेफड़े हैं उनकी क्षमता क्या है, तो देखिए ऐसे करके हम यदि एक बार में वायु लेते हैं, सीना फुलाना होता है या आर्मी का माप लेना होता है आर्मी वालों को, तो एक बार सीना फुलाने के लिए कहा जाता है कि कितनी मात्रा में हम वायु अपने अंदर, अपने फेफड़े के अंदर रख पाते हैं। तो ये होता है 6000 ml। एक बार में अधिकतम 6000 ml हम अपने फेफड़ों में वायु को रख पाते हैं। ठीक है। अब कह रहा है एक पॉइंट है कि नवजात जो शिशु है 1 मिनट में 25 बार श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, जबकि मानव है एक मिनट में 16 बार लेता है। वही सोने पे आप लोग देखते होंगे कि आदमी लंबा लंबा सांस लेता है, ऐसे लंबा। तो आदमी जब सोता है तो ज्यादा टाइम में एक सांस लेता है। कहने का मतलब ये है कि जब आदमी सोता है तो 12 बार सांस लेता है और जगा रहता है तो 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर से कुछ प्रश्न आते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से प्रश्न जब पूछेगा कि जब पहाड़ी पर्वतारोही है तो किस प्रकार का ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएगा, तो पर्वतारोही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में वो ऑक्सीजन सिलेंडर तो ले ही जाएगा, उसमें नाइट्रोजन रहेगा क्योंकि हम वायुमंडल में ही जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी होने पे वहां ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग होता है। उसी तरह समुद्र तल पे या समुद्र के 10 फीट 20 फीट नीचे जाने पे भी सेम सिलेंडर यूज होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन युक्त सिलेंडर। लेकिन जब समुद्र की गहराई में जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि 300 फीट से ज्यादा जब गहरा जाते हैं हम समुद्र में, जो गोताखोर होते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन युक्त सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जब आदमी का तबीयत खराब होता है, सांस में प्रॉब्लम होता है, तो आदमी को ऑक्सीजन जब दी जाती है तो ऑक्सीजन दी जाती है
तो नॉर्मल होता है तो ऑक्सीजन दी जाती है। जबकि आदमी की स्थिति क्रिटिकल होती है जब वो आईसीयू में होता है। आईसीयू का मतलब हुआ इंटेंसिव केयर यूनिट। तो उसमें क्या होता है, जब आदमी वेंटिलेटर पे होता है तो आदमी को प्रेशर से जो ऑक्सीजन होता है उसको दिया जाता है। तो उस ऑक्सीजन में भी हाइड्रोजन की मात्रा मिलाई जाती है। तो जब कहेगा नॉर्मल तो केवल ऑक्सीजन, और जब वेंटिलेटर कह देगा, आईसीयू कह देगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ जब गहरा समुद्र कह देगा या 300 फीट से अधिक मात्रा दे देगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब आप लोग इसको एक बार दोहरा लीजिएगा, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।